हेलो स्टूडेंट, आज हम द हिंदू पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस जो है वो 1 जनवरी 2024 के लिए है। मैंने 4 आर्टिकल डिसाइड किए हैं आज एनालिसिस करने के लिए। पहला जो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, आधार लिंक पेमेंट सिस्टम, जो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है। फिर पहला वैशाख वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसे वेस्ट बंगाल का फर्स्ट डे घोषित करने का निर्णय लिया है। और फिर ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट विद अल्फ़ा, असम गवर्नमेंट ने अल्फ़ा के साथ यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया है। फिर एक्सपोसेट, इसरो ने अभी एक्सट्रोपोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है आसमान में। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज। हम पहला देखते हैं आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम, जो मैंडेटरी कर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2024 से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है पूरे इंडिया में। ये अब क्या होगा कि आधार वर्कर्स जो हैं उनको डिटेल चाहिए, उनका जॉब कार्ड जो है, जॉब कार्ड के साथ उनका आधार डिटेल लिंक्ड होना चाहिए, ताकि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से उन्हें पैसा दिया जा सके। ये 5th एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन के बाद मैंडेटरी किया गया है। मनरेगा क्या है? मनरेगा जो है, मनरेगा एक्ट के तहत 25 अगस्त 2005 को ये लागू किया गया था। ये जो है लीगल गारंटी देता है वर्क का 100 डेज। किसको? तो एडल्ट को रूरल हाउस होल्ड में। अगर 100 डेज का काम नहीं मिला उन्हें, तो उन्हें मिनिमम कंपनसेशन भी मिलता है कुछ दिन के बाद। इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे इम्प्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है, ये एक पेमेंट सिस्टम है जिसमें पर्सन जो है आधार नंबर का यूज करके सेंट्रल की ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से होने वाले मनी को अपने बैंक अकाउंट में पाती है। ठीक है, इसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू लिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम जो है इसके थ्रू मिलता है। इसमें जो है वो इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है? इसे इम्प्लीमेंट करने में ढेर सारे प्रॉब्लम है। आधार पेमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में पहला प्रॉब्लम क्या है कि एक डेटा के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के खुद के वेबसाइट के डेटा के हिसाब से 27 दिसंबर 2023 तक 34.8% जो 34.8% जो जॉब कार्ड होल्डर हैं वो इनएलिजिबल हैं इस पेमेंट से पैसा अपने बैंक अकाउंट में पाने के लिए। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के थ्रू अभी भी इनएलिजिबल है। साथ में जो डेडलाइन है वो एक्टिव वर्कर्स के लिए एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। एक्टिव वर्कर्स कौन है? जो कम से कम 1 दिन का रोज़गार पाया है पिछले 3 साल में, मिनिमम 1 दिन का रोज़गार पाया है। जबकि डेटा बताता है कि इनकी संख्या 12.7% है। 12.7% जो है वो एक्टिव वर्कर्स हैं जो एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह से 25.25 करोड़ 25.25 करोड़ जो मनरेगा वर्कर्स हैं, उनमें से 14.35 करोड़ जो है वो कैटेगराइज है एक्टिव वर्कर्स के जैसा। तो इसमें से 12.7% जो है वर्कर्स जो है अभी भी एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद एक और एविडेंस पाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कार्ड को डिलीट करिए ताकि 100% कंप्लायंस कर सके यूनियन गवर्नमेंट के न्यू सिस्टम के थ्रू। और लिप टेक इंडिया के हिसाब से
जो है 7.6 करोड़ वर्कर्स के जो है अकाउंट पिछले 21 मंथ्स में डिलीट कर दिया गया है। थोड़ा सा और हम आधार पेमेंट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में मनी। मान लीजिए सब्सिडी हो गया या फिर बेनिफिट हो गया, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया स्टूडेंट के। और ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है उसमें बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी पर्सन कर सकता है, जैसे कि विड्रॉवल और डिपॉजिट ऑफ कैश यूजिंग माइक्रो एटीएम। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है वो है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 1 वैशाख को बांग्ला दिवस मनाने का फैसला लिया है। ये फर्स्ट डे ऑफ द बंगाल दिवस माना जाएगा। बंगाली न्यू ईयर को फर्स्ट डे माना जाएगा, सेलिब्रेट किया जाता है ये 15 अप्रैल। और ये पहला वैशाख जो पहला वैशाख है, इसके नाम से ही पता चलता है। ये इसका ओरिजिन जो है ये ओल्ड ढाका के मुस्लिम कम्युनिटी में हुआ था। ओल्ड ढाका के मुस्लिम कम्युनिटी में इसका ओरिजिन हुआ था। कैसे ओरिजिन हुआ था? तो मुग़ल रूलर जो थे उसमें अकबर के समय नया टैक्सेशन सिस्टम आया था, तो उस टैक्सेशन सिस्टम के प्रोक्लेमेशन के लिए इसको मनाया जाता है। अब इसके बाद भी एक और चीज़ किया गया है कि बंगलार माटी बंगलार जल को स्टेट सॉन्ग बनाया गया है। ये 1 मिनट 59 सेकेंड का ये सॉन्ग है। इसको किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन के शुरू में बजाया जाएगा। स्टेट सॉन्ग जो है वो किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन के शुरू में, और नेशनल एंथम को इंड में बजाया जाएगा, इंड में बनाया जाएगा। फिर उसके बाद ये इसमें एक टसल आ गया था किसके साथ? तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर के साथ, CV आनंद बोस। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पश्चिम बंगाल दिवस को 20 जून को मनाने का फैसला लिया था। तो 20 जून को इतना खास क्यों है? क्योंकि 20 जून 1947 को इस बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक डिसीजन लिया था बंगाल के फ्यूचर के बारे में। उन्होंने डिसाइड किया था कि बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल और दूसरा जो है ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। और ये रेड क्लिफ लाइन उसके थ्रू इस लेटर को, बाउंड्री को मार्क कर दिया गया था। फिर उसके बाद तीसरा आर्टिकल देखते हैं। तीसरा आर्टिकल जो है वो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के बारे में है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? हमने शुरू में ही बात किया था कि उल्फा के बीच में हुआ है। उल्फा क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम में, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट और तीसरा जो है असम गवर्नमेंट। ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है। ये जो है ये प्रोसेस 2009 में शुरू हुआ था, लगभग 15 साल पहले, जब उल्फा के चेयरमैन अरविंद राजगौर ने डिसाइड किया था कि जो फेस थे प्रोटॉक फैक्शन के, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रोटॉक फैक्शन के वो फेस थे, जिन्होंने एक प्रोसेस को शुरू किया था 2009 में, और अब जाके 2023 में ये कंप्लीट हुआ है, लगभग 15 साल बाद। 2011 में यूनिलेटरल सीज फायर के बाद उल्फा के जो प्रोटॉक फैक्शन है वो उसने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर रखा था। फिर उसके बाद देखते हैं
में सस्पेंशन ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था और ये सेवरल स्पेशल कैंप में रहते थे, जैसे कि नवनिर्माण केंद्र में रहते थे। करेंट मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से जो ये फैक्शन है वो एग्री हुआ है कि वो सरेंडर करेगा, क्या क्या आर्म करेगा और अपना कैंप जो है वो वेकेट कर देगा, वेकेट दियर कैंप। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ द रेडिकल थिंकर्स जो हैं बीम भट्ट को, अब देखते हैं कि उल्फा का और हिस्ट्री देखते हैं उल्फा का। उल्फा की हिस्ट्री क्या है, ये 1979 में ये फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा? कुछ रेडिकल थिंकर थे, जैसे कि भीमाकांत बुरागोहान, फिर उसके बाद अरविंद राजा खोआ जो प्रोटॉप फैक्शन के फेस हैं। फिर उसके बाद अनूप चेतिया, फिर उसके बाद प्रदीप गगोई, फिर उसके बाद भद्रेश्वर गोहेन और लास्ट में जो है ये परेश बरुआ। इनका नाम याद रखिएगा, परेश बरुआ, क्योंकि ये जो है फ्यूचर में उल्फा को अभी भी एक्टिव कर रखे हैं। तो वांटेड सोवरेन, ये क्या कहते थे, ये उल्फा को बना के क्या करना चाहते थे, ये उल्फा को बना के एक सोवरेन असम नेशन का इस्टेब्लिशमेंट चाहते थे, सोवरेन असम नेशन का इस्टेब्लिशमेंट चाहते थे, जो इनसे पॉसिबल ना हो सका। और इनका क्या मेथड था, उल्फा का क्या मेथड था, तो ये उल्फा का मेथड था किडनैपिंग करना, फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन करना, फिर एग्जीक्यूशन करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना। ये चार थे। एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह काम करते थे। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। इससे क्या हुआ कि असम में ढेर सारे लोगों की मौत हो गई थी। सेंटर ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन बजरंग। ऑपरेशन बजरंग के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1221 उल्फा इंसर्जेंट को अरेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद असम को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया था। डिस्टर्ब एरिया किसके अंडर में डिक्लेयर करते हैं? डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करते हैं अप्सा एक्ट। ठीक है, अप्सा एक्ट क्या होता है? तो ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। ठीक है, इसके अंडर में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करके घोषित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी भी क्या है, कुछ सर्टेन फैक्शन ऑफ दी अल्फा जो है, फैक्शन ऑफ अल्फा जो है उसको सपोर्ट करने लगा, ताकि वो दूसरे इनका ओपिनियन जो है डिफरेंट था दूसरों से, और इनके थ्रू उन्होंने क्या किया कि दूसरे को सीक्रेट किलिंग करवाने लगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और जिसके साथ ये टॉप किए थे गवर्नमेंट ने, उसको कहते हैं सरेंडर्ड उल्फा। ठीक है, सरेंडर्ड उल्फा कहते हैं। और उल्फा ढेर सारे कोशिश के बाद भी उल्फा जो है, दूसरे उल्फा जो है वो सरवाइव कर गए। सरवाइव क्यों किए? सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। आउटसाइड ऑफ इंडिया से उन्हें सपोर्ट मिलने लगा था। उनका जो कैंप है म्यांमार में था, म्यांमार में है, लेकिन इससे पहले उनका कैंप जो है बांग्लादेश और भूटान, बांग्लादेश एंड भूटान दोनों में इस्टेब्लिश किया था। और वो जंगल में रहते थे, जंगल और हिली एरियाज में रहते थे, जिससे वो उनको ख़त्म करना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए वो सरवाइव कर गए। फिर उसके बाद ये जो है ट्रेनिंग बेस भी न्यू रिक्रूटमेंट के लिए शुरू कर दिया उन्होंने। इंसर्जेंट जो है
इन्होंने ट्रेनिंग बेस भी शुरू कर दिया था। उल्फा जो है अदर आउटफिट जो है उनके साथ भी इंटरलिंक कर गए। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार में है उनके साथ भी उन्होंने इंटरलिंक किया जिससे वो सरवाइव कर सकें। फिर ये भी कहा जाता है कि ये उल्फा जो है इस्लामिक टेरर आउटफिट के साथ भी, जैसे कि हरकत उल जिहाद के साथ जिहाद और अलकायदा के साथ भी इन्होंने लिंक इस्टेब्लिश किया था। ये जो परेश बरुआ इसके बारे में शुरू में पढ़ा था, इसने क्या किया कि ये उसामा बिन लादेन के साथ भी लिंक इस्टेब्लिश किया। 2005 में जो है उल्फा ने 11 मेंबर का पीपल कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया कंप्राइजिंग इंटेलेक्चुअल एंड ज्ञानपीठ अवार्डी के साथ। ज्ञानपीठ अवार्डी कौन था? इंदिरा राय सोम गोस्वामी के भी इसके मेंबर थे। इन्होंने क्या किया कि ताकि पीस प्रोसेस को मीडिएट किया जा सके, 3 राउंड तक ये कमेटी ने 3 राउंड तक बात किया कि वो डिस्कशन करेंगे और न्यू जो पीस प्रोसेस है उसे शुरू करेंगे। सम उल्फा कमांडर जो है अरविंद राजखोवा जो है उन्होंने पीस टॉक के लिए गवर्नमेंट से बात की। किसने? अरविंद राजखोवा, इन्होंने गवर्नमेंट से बात करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि जो परेश बरुआ था इसने उन्हें बेदखल कर दिया, एक्सपेल्ड कर दिया 2012 में आउटफिट से। तो राजखोवा जो है वो प्रोटॉक फैक्शन के फेस बन गए और जो परेश बरुआ है उसने उल्फा इंडिपेंडेंस शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया। ये जो है अगेंस्ट था, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अगेंस्ट गवर्नमेंट टॉक के अगेंस्ट था और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सर्वाइव किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बरुआ जो है नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में सर्वाइव कर रहा है अभी भी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है एक्सपोज सीट के बारे में है। इसरो ने रिसेंटली इसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। PSLV C58 से इसे लॉन्च किया है। तो एक्सपोज सीट क्या है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये जो है 68th PSLV का मिशन था। ये एक एक्सपोज सीट जो है ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसे क्रिएट किया है हमारे इसरो ने। इसरो जो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, इसने ही इसके क्रिएट किया है। और ये एक्सपोज सीट जो है ये डेडिकेटेड पोलरीमीटर ऑब्जर्वेशन है। पोलरीमीटर ऑब्जर्वेशन है, ये क्या करेगा? ये स्टडी करेगा डायनेमिक ऑफ द ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स के बारे में। तो एक्सरे क्या होता है? एक्सरे जो इमिट किया जाता है स्पेस और पोलरीमीटर ऑन एक्सरे जो है जो इमिट होता है स्पेस में, और ये जो है पोलराइजेशन होके जो अर्थ ऑर्बिट में आता है, अर्थ ऑर्बिट में जो है पोलराइज्ड होके आता है उसी को ये स्टडी करेगा। एक्सरे जो है एक्सरे क्या है हम फिनोमेना को समझते हैं पहले। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है
जिसका वेवलेंथ जो होता है 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक होता है, और इसकी एनर्जी जो होती है 100 to 100,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कैरेक्टराइज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। और तो फिर इसका क्या यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या यूज है? जब ये पोलराइज होता है, ये जो दो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जब ये अपने ओरिएंटेशन पे रेडिएशन मूव स्पेस पोलराइजेशन जब होता है तो ये अपने स्पेस में मूव करते हैं टू फील्ड। ठीक है। इससे क्या होता है कि एक्सरे जो है वो पोलराइज होता है और स्कैटर्ड हो जाता है स्पेस में, ये स्कैटर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक्सरे जो है ट्रेवल कर रहा है स्पेस में। मान लीजिए एक्सरे जो है वो ट्रेवल कर रहा है स्पेस में, एक एटम से ये इनकाउंटर हुआ। मान लीजिए ये एटम है, इससे ये इनकाउंटर्ड हुआ, तो इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जाइज कर देगा इस एटम को। एनर्जाइज होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन इमिट करेगा, ये फोटोन इमिट करेगा। जबकि एक्सरे खुद अपने आप में एक फोटोन है, तो इसका फोटोन जो है इस फोटोन से टकराएगा। ये दोनों जब फोटोन एक दूसरे से टकराएंगे तो ये दोनों स्कैटर्ड हो जाएंगे स्पेस में, और ये पोलराइज्ड होके नया पाथ क्रिएट करेंगे। इसी को स्टडी करेगा हमारा एक्सपोसेट। इसका बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ पाएंगे और एक्सरे को इवोल्व कैसे हुआ है इसके समझ पाएंगे, जैसे कि पल्सर, और इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सपोसेट के बारे में, इंडिया जो है केवल दूसरी कंट्री है जिसने एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स को स्टडी करने के लिए स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी भेजा है। इसके अंदर 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहले का नाम है पोलिक्स और दूसरे का नाम है एक्सपेक्ट। सॉरी स्पेलिंग शायद गलती हो गया। पोलिक्स जो है, पोलिक्स का पूरा नाम है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। ये जो है डेवलप किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये क्या करेगा, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करेगा। एनर्जी बैंड जो है 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो 40 एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स के द्वारा 5 साल में 5 ईयर्स में निकाला गया है। ठीक है। फिर उसके बाद इस एस्पेक्ट का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। इस पे, और ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ अर्थ के द्वारा। किसके द्वारा, स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URAC के द्वारा। ये बेंगलोर में स्टेब्लिश है, बेंगलुरु। और ये क्या करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन लेगा। एनर्जी बैंड कितना रहेगा, 0.8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और ये कंटिन्यूस
चेक करेगा कि एक्सरे के इमेजिंग कैसे हो रहे हैं। धन्यवाद।